देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों में एक बार फिर से मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलें हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लंबी बैठक के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अमित शाह से मिले। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक एक ही बार मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ। कुछ दिनों पहले कानून मंत्रालय से किरेन रिजिजू की छुट्टी भी हो गई थी। तो मोदी सरकार का विस्तार कब होगा, यही आज बड़ा प्रश्न है और जो लगातार सत्ता के गलियारों में तैर रहा है। आपको बता दें कि अभी मंत्रिपरिषद में अधिकतम 81 मंत्री बनाने का ही प्रावधान है। अभी जो संख्या है मौजूदा वो 76 मंत्रियों की है, यानी 5 नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। मौजूदा जो मंत्रिमंडल है उसमें 28 कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है। इनमें से 15 मंत्री ऐसे हैं कैबिनेट के जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय का भार है। तो नए मंत्रियों के लिए जगह बनाने का विकल्प भी खुला हुआ है, क्योंकि आपको बताया कि जब पिछली बार मोदी 2.0 में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया गया था तब 12 कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी और उनकी जगह 17 नए चेहरे लाए गए थे। हालांकि अब भी नए मंत्रियों को जगह मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि जैसा हमने बताया है कई मंत्री एक से अधिक मंत्रालय यहां पर संभाल रहे हैं। आइए उन मंत्रियों पर नजर डालते हैं जिनके पास अभी एक से अधिक मंत्रालय हैं। मंत्री एक है, मंत्रालय अनेक है। ये कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भार है, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स भी उनके पास है। पीयूष गोयल, उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग, टेक्सटाइल, उपभोक्ता, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य मंत्रालय का भार है। तो ये एक से अधिक मंत्रालय इनके पास हैं। इसी तरह अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो उनके पास शिक्षा है, स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय भी उनके पास है। प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला और खनन ये मंत्रालय भी हैं। भूपेंद्र यादव के पास श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें, उनके पास महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन के साथ साथ स्टील मंत्रालय भी है। और इसी तरह सर्बानंद सोनोवाल के पास शिपिंग और आयुष, ये 2 मंत्रालय हैं। आगे भी ऐसे मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, इनके पास 2 हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। अमूमन ये दोनों मंत्रालय एक साथ ही रहते हैं। अश्विनी वैष्णव, इनके पास 3 बड़े हैं, रेलवे है, संचार है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, आवास एवं शहरी मामले, इस तरह की जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं। मनसुख मांडविया, इनके पास स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक, ये 2 अलग अलग मंत्रालय इनकी जिम्मेदारी है। जी किशन रेड्डी के पास संस्कृति, पर्यटन और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की जिम्मेदारी है। अनुराग सिंह ठाकुर के पास सूचना प्रसारण भी है, युवा एवं खेल मंत्रालय भी है। तो ये वो सारे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो यानी अगर नए मंत्री आते हैं तो इनमें से किसका भार जो है वो कम भी हो सकता है। इसके साथ साथ एनडीए के विस्तार की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में लगातार चल रही है। जिस तरह से मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हुआ पुराने साथियों के साथ बीजेपी का, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कई जो बिछड़े साथी हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इनमें आपको बताते हैं कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, वो गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन की बात चल रही है। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर जनता दल सेक्युलर भी बीजेपी के प्रति नरमी दिखा रही है। अकाली दल पंजाब में बीजेपी के साथ काफी लंबे समय रहा था, एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार दिख रहा है। हालांकि समान नागरिक संहिता पर अकाली दल ने खुलकर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर, जिनके साथ बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उनकी वापसी की बात चलने की बात हो रही है। बिहार की बात करें तो वहां पर चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों चाचा भतीजे में बीजेपी चाहती है कि सुलह हो जाए और चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ जाएं। तो ये सारी बातें भी चल रही हैं। इसके अलावा मोदी मंत्रिपरिषद में विस्तार की चर्चाओं के बीच अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अगले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का विस्तार होगा। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि कई सहयोगी दलों के साथ बातचीत बीजेपी की चल रही है, तो क्या अब अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो सहयोगी दलों को भी जगह मिलेगी, ये भी एक प्रश्न है। क्या सहयोगी वापस आएंगे सरकार में, क्योंकि एक एक करके कई सहयोगी बीजेपी के बिछड़ गए हैं। अभी मोदी मंत्रिपरिषद की बात करें तो केवल 2 ही सहयोगी दलों को इसमें बीजेपी के अलावा जगह दी गई है। ये 2 पार्टियां हैं, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आरपीआईए, इन्हें ही फिलहाल जगह मिली है। राष्ट्रीय लोजपा के पशुपति पारस वो कैबिनेट के मंत्री हैं
और साथ ही RPI-A के रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। तो यानी अभी यहां पर सहयोगियों को भी जगह देने की गुंजाइश बचती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है। कई सहयोगी दल हैं जो मंत्रिपरिषद में जगह पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है शिवसेना। महाराष्ट्र से शिवसेना को भी मंत्रिपरिषद में जगह पाने की उम्मीद है। आपको बताएं कि कल ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र में उनके अपने कैबिनेट विस्तार की और दिल्ली में जब कैबिनेट विस्तार जब भी होता है तो वहां से भी शिवसेना शिंदे से कुछ मंत्री बनाने की बात हुई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की उम्मीद एकनाथ शिंदे को है कि उनकी पार्टी को मिलेगा। साथ ही कुछ अन्य सहयोगी दल भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं। दूसरे दलों की भी नजरें हैं, जैसे कि तमिलनाडु से AIADMK लगातार बीजेपी का हर मुद्दे पर साथ देती आई है। उसे भी उम्मीद है कि जब भी मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है तो उसे भी जगह मिले। चिराग पासवान, जैसा हमने कहा है कि बहुत प्रबल दावेदार हैं बिहार से, बिहार में चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती भी है, तो चिराग पासवान भी मंत्री बन सकते हैं, ये भी अटकल लगाई जा रही है। और साथ ही आंध्र प्रदेश से अगर TDP NDA का हिस्सा बनती है तो क्या वहां से भी कोई मंत्री बनेगा, ये भी एक प्रश्न है। और इसके साथ साथ ये तो हुई सरकार की बात, संगठन पर भी बीजेपी लगातार जुटी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से पूरे देश में 3 अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं। ये 3 जो क्षेत्र हैं, एक उत्तर क्षेत्र है, एक दक्षिण है और एक पूर्व क्षेत्र है। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्र या जोन बीजेपी ने बनाए हैं। देख लेते हैं कि किस किस राज्यों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है बीजेपी की ओर से। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सारे जो राज्य या यूटीज हैं इन्हें इसमें नॉर्थ जोन में शामिल किया गया है। अगर हम ईस्ट जोन की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की, तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को पूर्वी क्षेत्र में रखा गया है। दक्षिण क्षेत्र की साउथ जोन की बात करें तो इसमें दक्षिण के जो प्रमुख राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल किया गया है। गुजरात और कुछ अन्य ऐसे राज्य हैं जिनको फिलहाल किसी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, उनके लिए बीजेपी अलग से रणनीति बनाएगी। और ये क्यों किया गया है? ताकि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग तरह से मुद्दे तय किए जा सकें, वहां के नेताओं को अलग अलग ढंग से जिम्मेदारियां दी जा सके। और इसी के लिए बीजेपी 6 से लेकर 8 जुलाई तक इन तीनों ही क्षेत्रों में बैठकें करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा इन बैठकों की अगुवाई करेंगे। साथ ही संगठन के तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 6 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र की बैठक गुवाहाटी में होगी, 7 को उत्तर की बैठक दिल्ली में होगी और 8 जुलाई को दक्षिण की बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। इनमें JP नड्डा होंगे, संगठन मंत्री होंगे और उस तमाम क्षेत्रों के जो भी प्रमुख नेता हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष, साथ ही संगठन मंत्री। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा। एक तरह की ये कार्यकारिणी होगी इस क्षेत्र की। तो ये 3 क्षेत्रों में अलग अलग कार्यकारिणियों का बैठकों का सिलसिला बीजेपी चालू करने वाली है। और ये सारी जो कवायद चल रही हो, चाहे सरकार में बदलाव की बात हो, संगठन में बदलाव की बात हो, सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही कि किस तरह से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हो रही है।